दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रो सेक्शन में कौन कौन से ऐसे समरी है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे हम आपको 4 महत्वपूर्ण समरी बताएंगे। इंपॉर्टेंट समरी कौन कौन सा है वो आपको याद कर लेना है और उसके बाद आपके एग्जाम में डेफिनेटली उससे प्रश्न आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए डाटा दिया हुआ है, एनालिसिस है कि इंग्लिश 100 मार्क्स में कौन से ईयर में कौन सा जो है समरी पूछा गया है। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सभी का यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और इसका पूरा एनालिसिस जो है हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे समरी, इंपॉर्टेंट समरी जो भी आती है। तो बस आपको क्या करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है। इसमें आपको क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे, जिससे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश वीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से पूरा समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक आप कोई भी समरी याद कर लिए हैं और आपको लगता है कि वो आपको अच्छे तरीके से नहीं याद है, मतलब आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे सही तरीके से, तो आज यहाँ पे ये वीडियो देखने के बाद आपका ये पूरा जो है डाउट खत्म हो जाएगा और आप आसानी से एग्जाम में अपना जो है समरी को लिख पाओगे। क्योंकि हम आपको पूरे आसान भाषा में और सिंपल वे में आपको लिखना बताएंगे कि आपको एग्जाम में प्रॉपर कैसे लिखना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं समरी को। दोस्तों हमारे पास जो पहला समरी आ जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट समरी, वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बहुत ही महत्वपूर्ण समरी है इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए। देखिए ये साइंस एंड कॉमर्स में पूछा गया है 2016 में, 13 में और 2012 में। और वही आर्ट्स के लिए बात करें तो आर्ट्स में पूछा गया है 2017 में, 15 में, 14 में, 11 में, 2009 में। तो बार बार ये रिपीट हो रहा है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों में। तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे देखिए और सही तरीके से समझिए, आपको अच्छे से बताएंगे। देखिए यहाँ पे इसके राइटर हो जाते हैं महात्मा गांधी जी, और इनका जन्म कब हुआ है, बॉर्न कब हुआ है, तो ये भी याद रखिए 2 अक्टूबर 1869 को एट पोरबंदर इन गुजरात में इनका जन्म हुआ है। वही इनका निधन के बारे में देखिए तो कब हुआ है, 13 जनवरी 1948 को कहाँ पे, कंपाउंड ऑफ बिरला में इनका निधन हुआ है। और गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन। अभी यहाँ पे ये तो देख लिया राइटर के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या चीज़, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सारांश। और यहाँ पे पहला स्टेंजा है और आप लोग को अच्छे से समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इस साइड हिंदी में और इस साइड इंग्लिश में। ऐसे ही एजुकेशन बाबा ऐप पर भी पढ़ाई होता है, बस आपको यहाँ पे डेमो भी एक तरह से हो गया और उसके बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट समरी भी यहाँ पे हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो स्टेंजा में है, पहला लाइन में क्या बोला जा रहा है, दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। हु इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन, जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज़ हाईलाइटेड द सैलेंट, यहाँ पे सैलेंट होना चाहिए था, सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले हैं। देखिए इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, जो भी हम आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट समरी बता रहे हैं वो आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। और आपको हिंदी में भी अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आप बस सिंपल इंग्लिश में, आपके एग्जाम में सिर्फ केवल और केवल इंग्लिश में ही लिखना है। ये नहीं कि आप हिंदी में भी एग्जाम में लिखते चले जाना, तो फिर नंबर ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एग्जाम में केवल और केवल इंग्लिश में लिखना है। और आप अभी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और हिंदी के लिए आप आके फिर से चैनल पे देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे देखिए अगला स्टेंजा में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेज दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन फार बेटर दैन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, ही सेज डैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव इज फॉर बेटर दैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यहाँ पे पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है। भारतीय सभ्यता की नींव जो है, फाउंडेशन जो है, वो पश्चिमी सभ्यता से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कहीं बेहतर है, बहुत अच्छा है। एंड आवर सिविलाइजेशन कांट बी बीटन, और हमारा सभ्यता जो है कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वज ने हमारे लिए बनाया था। तो ये जो है काफ़ी अच्छे यहाँ पे लिखे हैं एस्से को। और देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखना है आपके एग्जाम में अगर समरी आती है तो यहाँ पे देखिए अगला स्टेंजा में क्या बोला जा रहा है,
देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। क्या बोला गया है? पश्चिमी लोग द्वारा हमारे खिलाफ एक आरोप लगाया गया है, हमारे ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि हम लोग अज्ञानी हैं, हम लोग इग्नोरेंट हैं और स्टॉलिड हैं, मंद बुद्धि के हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं, बट गांधी जी सेज दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट। गांधी जी कहते हैं कि यह आरोप हमारी योग्यता के विरुद्ध है। वी कैन आल्सो डू एवरीथिंग, हम लोग वो सभी कुछ कर सकते हैं, बट आवर जो है सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो। लेकिन हमारी सभ्यता हमें ऐसे करने की अनुमति नहीं देती है। तो ये महात्मा गांधी जी कहते हैं और आपको यहाँ पे इसको नोट कर लेना है कॉपी में। फिर आगे यहाँ पे देखिए अगला स्टेंजा में और यहाँ पे लास्ट स्टेंजा है और ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है और ये आपको प्रॉपर लिखना है। क्या है? गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर्स प्रेफर्स विलेज टू सिटीज। यहाँ पे बोला गया गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज ने शहरों की अपेक्षा गांवों को पसंद किया। क्योंकि बिकॉज दे न्यू सिटीज आर फुल ऑफ वाइसेस, क्राइम्स, रॉबर्स एंड थेफ्ट्स। वो कहते थे कि मतलब गांव को इसलिए पसंद किए क्योंकि वहाँ पे वो जानते थे कि शहर में विद्रोहियों, अपराधियों, उसके बाद जो है लुटेरों और चोरों से भरे हुए हैं, अपराधों और लुटेरों चोरों से भरे हुए हैं पूरे शहर। और बट इन विलेज पीपुल लिव इन पीस, लेकिन गांव में लोग शांतिपूर्ण रहते हैं, शांति से रहते हैं। गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, और आपको ये लास्ट लाइन जरूर लिखना है। गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, सो वी आर इंडल्ज एंड इन आवर पैशन। यहाँ पे क्या है? सो वी आर इंडल्ज इन आवर पैशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, मन जो है बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट, जितना इसको मिलता है उतना ही और ये चाहता है। बट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी यह असंतुष्ट रहता है। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन, इसलिए हमें अपने जुनून में शामिल नहीं रहना चाहिए, सही तरीके से अपना लाइफ को जीना चाहिए, अपने खुशहाल जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यहाँ पे ये काफ़ी खूबसूरत निबंध महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है और ये समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, सो आपको यहाँ पे बता दिए। अभी हम लोग अगला समरी देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इसमें से आपको समरी जरूर आएंगे एग्जाम में, सो आप अच्छे से याद करिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और एजुकेशन बाबा ऐप पर जाके इस चैप्टर का जरूर टेस्ट दीजिएगा। फ्री में वहाँ पे टेस्ट अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और फ्री में वहाँ पे टेस्ट दे लीजिएगा। अभी यहाँ पे चलते हैं, अगला समरी देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब यहाँ पे सेकंड जो इंपॉर्टेंट समरी आ जाती है वो है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ये काफ़ी महत्वपूर्ण समरी है और इसको पूछा कब गया है वो भी देखिए। साइंस एंड आर्ट्स में पूछा गया है 2019 में, यानी 2019 में, 2017 में, 2015 में, 2013 में आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड पूछा गया है। अगर हम वही बात करें आर्ट्स में कब पूछा गया, तो ये पूछा गया 2012 में, 2016 में, और यहाँ पे आगे कब पूछा गया ये आप देख लीजिएगा, 2019 में पूछा गया या फिर 2020 में पूछा गया या फिर नहीं, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, सो आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का समरी और आपको प्रॉपर हिंदी में भी बताएंगे। देखिए इसको लिखे कौन है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। ये जो है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड क्या है हिस्टोरियन। वह फिलोसफर और हिस्टोरियन दोनों थे बर्ट्रैंड रसेल। उनका जन्म हुआ है यूनाइटेड किंगडम में 1872 को और डाइट कब किया, निधन कब हुआ है यूनाइटेड किंगडम में 1970 को। तो ये आप अगर डेट याद रख सकते हैं तो बिल्कुल रखिए, क्योंकि लेखक से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे सारांश को देखते हैं, समरी को देखते हैं और अच्छे से आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज ए साइंटिफिक एसे रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड एक वैज्ञानिक लेख है जो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे ही हैज फोकस्ड ऑन द आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड विथ पैसेज ऑफ टाइम। इस निबंध में उन्होंने उस विचार पर जोर दिया है जिसने मानव जाति को समय के साथ मदद किया है आगे बढ़ने में। तो वही सब इसमें फोकस किए हैं। क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज ए साइंटिफिक एसे रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। यह वैज्ञानिक लेख है जो कि बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है।
इन दिस एसेस ही हैज फोकस्ड ऑन द आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड विद पैसेज ऑफ टाइम। इस निबंध में उन्होंने उस विचार पर जोर दिया है जिसने मानव जाति को समय के साथ आगे बढ़ने में मदद की है। अब यहाँ पे अगला यहाँ पे स्टेंजा में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय बीतता गया, मैन बिकम मैच्योर्ड, मानव जो है परिपक्व होता गया, एंड ही बिकेम मॉरली स्ट्रांग, और वह नैतिक रूप से मजबूत होता गया। ही बिकेम सिविलाइज्ड एंड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग अनह्यूमन, वह सभ्य हो गया और अपने आप को अमानव होने से बचाया, अनह्यूमन होने से बचाया। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड टू बी ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, आग के आविष्कार से मनुष्य की प्रगति एक माइलस्टोन साबित हुआ। तो ये यहाँ पे अच्छे से बोला गया है। देखिए, एज टाइम पास्ट मैन बिकम मैच्योर्ड एंड ही बिकेम मॉरली स्ट्रांग, ही बिकेम सिविलाइज्ड एंड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग अनह्यूमन। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड टू बी ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव परिपक्व होता गया और वो नैतिक रूप से मजबूत होता गया, वह सभ्य हो गया और अपने आप को अमानव होने से बचाया। आग के आविष्कार से मनुष्य की प्रगति एक माइलस्टोन साबित हुई, काफ़ी आगे बढ़ गई। उसके बाद अगला स्टेंजा में आपको लिखना है, एग्जाम में तो केवल आपको पता है ना ओनली इंग्लिश लिखना है, ये नहीं लिखना है, बस ये आपको समझने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्या है इसमें, द मोर आइडियाज विच मेड ह्यूमन प्रोस्पेरियस, द मोर आइडियाज विच मेड ह्यूमन प्रोस्पेरियस आर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर्स। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, पशुओं को पालतू बनाना और कृषि करना, खेती करना मानव के विचारों को और समृद्ध बनाया। उसके बाद क्या है, द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज गेव ए न्यू लाइफ टू हिम, और भाषा के आविष्कार मनुष्य को जो है मानव को एक नया जीवन दिया। लेटर बाद में, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग मेड हिम सोशली कल्चरली एंड मॉरली स्ट्रांग। उसके बाद है, प्रिंटिंग प्रेस और लिखने की कला ने उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया। तो ये यहाँ पे इस स्टेंजा में लिखा गया है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे बोला गया है और ये आपको अच्छे से लिखना है, और इसी पे आपको जो टीचर वहाँ पे रहेंगे और देखेंगे, अगर आप समरी लिखोगे तो आपको मार्क्स देंगे, तो ये आपको डेफिनेटली लिखना है। Finally, it is an awesome presentation of Bertrand Russell in which he has scientifically explained the ideas that have helped the ideas that made human stand as per the standard of human and made them superior to animal। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मज़ेदार, अच्छे से लिखा गया है। यहाँ क्या है, अंततः यह ब्रैटन रसेल का एक शानदार निबंध है जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक रूप से उन बातों की व्याख्या किए हैं जिनसे मनुष्य को मनुष्य के रूप में खड़ा किया है, जिसने मनुष्य को मनुष्य के रूप में खड़ा किया है। काफ़ी बड़ा लाइन है ये, जिसने वो आइडियाज़ जो मनुष्य को मनुष्य के रूप में खड़ा किया है और उन्हें जानवरों से बेहतर बनाया है। तो ये यहाँ पे पूरे अच्छे से हम आपको बताए हैं। अगर आप कॉपी में नोट किए हैं तो फिर इसको दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट तो देख लिए, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट समरी और हम आपको देंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है। आप ये चार्ट देख के जाओगे तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको एक समरी मिल जाएगा, आप आसानी से वहाँ पे कर पाओगे। और देख लो, आपको अच्छे से यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट समरी को। अब यहाँ पे तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण समरी है, सारांश है प्रोज सेक्शन का, वो है दी आर्टिस्ट, एक कलाकार। यहाँ पे ये जो लिखा गया है किनके द्वारा, शिकानोया के द्वारा ये लिखा गया है। इनका जन्म हुआ है 20 फरवरी 1883 को जापान में। इनका निधन हुआ है 21 अक्टूबर 1971 को जापान में। उसके बाद शिकानोया वाज ए जापानीज नॉवलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। शिकानोया एक जापान के उपन्यासकार और छोटी लघु कथा जो होती है उसका लेखक थे। कौन? शिकानोया, जापान के। तो ये यहाँ पे हो गई लेखक के बारे में, शॉर्ट में हम लोग अभी देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं सारांश को, और इसके सारांश को काफ़ी बेहतर तरीके से देखेंगे, सबसे अच्छे तरीके से हम लोग इसको देखेंगे और आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा ये सारांश। ये पूरा चैप्टर ही काफ़ी अच्छा है और इसमें टैलेंट कैसे बेस्ट होता है एक यंगस्टर का, उसके बारे में बात किया गया है। देखिए, आपको अच्छे से बताएंगे हिंदी और इंग्लिश में। पहला यहाँ पे सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय शिकानोया। द आर्टिस्ट शिकानोया के द्वारा लिखी गई एक छोटी कहानी है। In this story, he has focused that how is the talent of youngster spoiled। इस कहानी में उन्होंने इस बात पर फोकस किया है कि किस प्रकार युवा के टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है उसके मेंटर्स के द्वारा, उनके जो है मार्गदर्शक के द्वारा। अभी यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है अगला यहाँ पे लाइन में,
सेवै, यहाँ पे सेवै के बारे में बात किया गया है। सेवै एक लड़का है 12 साल का जो कि जापानीज बॉय है, जापान का एक लड़का है, जापानी लड़का है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। सेवै इज ए 12-year old जापानीज बॉय हु लिव्स इन ए हार्बर टाउन। सेवै एक 12 वर्ष का जापानी लड़का है जो बंदरगाह वाले शहर में रहता है। ही रीड्स इन ए प्राइमरी स्कूल, वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स। फॉन्ड का मतलब क्या होता है, वो शौकीन, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन, किसी चीज़ का शौकीन होना। फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स, यहाँ पे वो क्या था, कद्दू को इकट्ठा करने का शौकीन था, उसे अच्छा लगता था। ही एक्सपीरियंसेस न्यू टेक्निक्स ऑन गॉड्स एवरी डे, वह जो है प्रत्येक दिन कद्दू पर नई नई तकनीक का इस्तेमाल करता था, हर एक टेक्निक का एक्सपीरियंस करता था। वन डे ही बाय ए स्पेशल गॉड्स इन 10 सेन, ये जो है जापान का मुद्रा है सेन, एंड ही इज सो क्लोजली कनेक्टेड टू इट दैट इवन ही टेक्स इट टू स्कूल। और एक दिन जो है वह 10 सेन में एक कद्दू खरीदता है और वह इससे इतना जुड़ जाता है कि वह उसे अपनी स्कूल लेकर चला जाता है। तो ये आप लिख लिए होंगे। अब अगला यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है इसी में, बट क्या है, बट ही काउस्ड ए डे, लेकिन वह एक दिन पकड़े जाता है बाय मोरल टीचर वाइल पॉलिशिंग द गॉड्स इन क्लास। अपने कद्दू को पॉलिश करते हुए एक नैतिक शिक्षक के द्वारा पकड़ा जाता है। ही इज स्कॉल्डेड, वह उसे डांटा जाता है, एंड और द गॉड्स इज गिवन टू द पॉटर, और कद्दू को जो है छीन कर गेट कीपर को दे दिया जाता है। और क्या हुआ, कद्दू एक दिन पॉलिश कर रहा था वो लड़का सेवै, क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ गया था, और इसके दौरान जो है शिक्षक उसे देख लेते हैं और वो उसे डांटते हैं और कद्दू को छीनकर गेट कीपर को दे देते हैं, पॉटर को दे देते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये भी देखिए। ये यहाँ पे ये जो है सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप डेफिनेटली लिखिएगा। द मोरल टीचर कंप्लेन्स अबाउट हिम टू हिज फैमिली, नैतिक शिक्षक इस बात की शिकायत उसके पिता से करते हैं। एंड एज ए रिजल्ट हिज फादर बेट्स हिम एंड सेम्स हिम कलेक्टिंग ऑफ गॉड्स, और परिणाम स्वरूप उसे पिता के द्वारा पीटा जाता है और उसके कद्दू को तोड़ दिया जाता है। बट ही डज नॉट से इवन ए वर्ड, लेकिन वह लड़का एक शब्द भी नहीं बोलता है। एट द अदर हैंड डेट स्पेशल गॉड्स इज फाइनली सॉल्व इन 600 येन, ये जो है जापान का मुद्रा है उसमें बिक जाता है, 600 येन में बिक जाता है। लाइक दिस, और इस तरह जो है एन आर्ट इज बेस्टेड, और एक कला बर्बाद हो जाता है एक लड़का का। अब यहाँ पे लास्ट लाइन जो है ये इसी पे टीचर जो है मार्क्स देते हैं और ये आपको डेफिनेटली लिखना है। फाइनली इट इज़ एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ सेगा नोया वेयर हिज ब्यूटिफुली शोज दैट हाउ इज द टैलेंट वेस्टेड बाय द फैमिली एंड द मेंटर्स। अंततः यह सेगा नोया का एक शानदार कहानी है जहां उन्होंने काफ़ी खूबसूरती से दिखाया है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति के टैलेंट उसके घर वालों और उसके मार्गदर्शक के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। तो ये हम आपको यहाँ पे पूरे अच्छे से समरी बताए हैं। थर्ड समरी भी देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अभी हम लोग अगला समरी को देखते हैं, मगर ये वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, चाहे साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी हैं, आप शेयर डेफिनेटली करिए, अभी करिए, जल्दी से करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो पहले शेयर करिए सभी के साथ। और फिर चलिए यहाँ पे अगला समरी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अभी हम लोग यहाँ पे लास्ट और चौथा समरी आपको दे रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ये आप डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ए चाइल्ड इज बॉर्न, और आप डेफिनेटली अपने एग्जाम को देने के बाद आपके चेक करिएगा यहाँ पे 4 समरी में से आपके एग्जाम में आया या नहीं आया, आप चेक कर लीजिएगा, डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे देखिए ए चाइल्ड इज बॉर्न कितने बार एग्जाम में पूछा गया, सबसे पहले वो देखिए 2018 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, उसके बाद जो है 2019 में यहाँ पे 9 में पूछा गया, साइंस एंड आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में। वही देखिए यहाँ पे आर्ट्स में कब पूछा गया, तो ये पूछा गया 2018 में, 12 में और उसके बाद 10 में। तो ये यहाँ पे अच्छे से पूछा गया है, तो आप लोग डेफिनेटली इसको देखिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। यहाँ पे ये लिखा गया है किसके द्वारा, ए चाइल्ड इज बॉर्न लिखा गया है जर्मन ग्रेर के द्वारा, और इनका जन्म हुआ है ऑस्ट्रेलिया में 29 जनवरी 1939 को। ये जो है जर्मन ग्रेर वॉज ए फेमस ऑस्ट्रेलियन राइटर, ये ऑस्ट्रेलियन फेमस बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं, वहाँ के लेखक हैं। अभी उसके बाद देखिए यहाँ पे समरी देखते हैं और आपको अच्छे से बताएंगे। ये अंतिम समरी है, तो आप डेफिनेटली अच्छे से देखिए, सही तरीके से देखिए, सही से समझना है। और अगर पसंद आया हो अभी तक जितने भी हम पढ़ाए हैं तो लाइक करिए। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एसे रिटन बाय जर्मन ग्रेर। ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रेर के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इन दिस एसे शी हैज़ फोकस्ड ऑन द सोशल एंड
कल्चरल एस्पेक्ट रिगार्डिंग पेरेंट्स चाइल्ड एंड चाइल्ड फैमिली रिलेशनशिप। इस निबंध में उन्होंने माता पिता और बच्चे के पारिवारिक संबंधों के बारे में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। तो काफ़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भी समझिए। She says that the celebration at the time of child's birth is mainly seen in a traditional societies। वह कहती है कि बच्चे के जन्म के समय उत्सव मुख्य रूप से पारंपरिक समाजों में देखा जाता है। एंड द बर्थ इज ऑफ्टन अटेंड देयर, और जन्म अक्सर वहीं होता है। When a girl is pregnant for the first time, she goes her mother's house। जब लड़की पहली बार गर्भवती होती है तो वह अपने माँ के घर जाती है। She received love from all the members of the family and all activities are like a celebration there। उसे परिवार के सभी सदस्यों से प्यार मिलता है और सभी गतिविधियां वहाँ उत्सव की तरह होती है। यहाँ पे क्या है, वह कहती है कि बच्चों के जन्म के समय उत्सव मुख्य रूप से पारंपरिक समाजों में देखा जाता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में ये जो है मेनली सीन किया जाता है। एंड द बर्थ ऑफ्टन अटेंड देयर, और जन्म जो है अक्सर वहीं होता है। जब कोई लड़की पहली बार गर्भवती होती है, व्हेन द गर्ल प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम शी गोज टू हर मदर्स हाउस, वो अपने मदर के घर जाती है, माँ के घर जाती है। उसे परिवार के सभी सदस्यों से प्यार मिलता है। शी रिसीव लव्ड फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड ऑल द एक्टिविटीज आर लाइक सेलिब्रेशन देयर। सभी गतिविधियां वहां उत्सव की तरह होती है। तो ये यहाँ पे हो गई। उसके बाद देखिए इन आगे यहाँ पे लिखा गया है, इन ईस्टर्न सोसाइटीज, इन ईस्टर्न सोसाइटी पूर्वी समाज में ऑल चिल्ड्रंस आर रेयर टुगेदर, सभी बच्चों को एक साथ पाला जाता है। मदर्स एंड चाइल्ड बोथ आर ट्रीटेड विथ इक्वल रिस्पेक्ट, माँ और बच्चे दोनों को समान सम्मान दिया जाता है। रिस्पेक्ट जो है सेम दिया जाता है, माँ को भी और बच्चे को भी। बट इन टेक्नोक्रेट सोसाइटी सच ए वार्डनेस इज नॉट सीन, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में ऐसी गर्माहट नहीं देखी जाती है। तो ये एक काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे जर्मन ग्रेड के द्वारा लिखा गया है। अभी देखिए आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, और ये आपको डेफिनेटली लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखिए, फाइनली इट इज़ एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ जर्मन ग्रेड। यह अंततः जर्मन ग्रेड की खूबसूरत प्रस्तुति है, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है, ऑसम प्रेजेंटेशन है जर्मन ग्रेड का। वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्रेस द कल्चरल पेक्यूलरिटीज ऑफ ईस्ट एंड द वेस्ट। अंततः यह जर्मन ग्रेड की एक खूबसूरत प्रस्तुति है जहां उन्होंने पूर्व और पश्चिम की सांस्कृतिक विशिष्टताओं को खूबसूरती से व्यक्त किया है। तो ये यहाँ पे चाइल्ड इज बॉर्न पूरा अच्छे से सारांश हो गया। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी में सब कुछ नोट कर लेना है, और जो भी समरी आप नहीं समझे हैं वीडियो को दोबारा देख लीजिए। मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आज ये वीडियो आप देखे हैं, आप इस वीडियो को या तो दोबारा देखिए या फिर आप नेक्स्ट डे इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको याद रखना है ना ये सब समरी, और अगर आपको लग रहा है कि इतना सारा याद नहीं होगा, आप एक काम करिएगा, सिंपल वे में, कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 20 मिनट का अप्रॉक्स वीडियो है, तो आप लोग आसानी से देख पाओगे। और आपको क्या करना है, डेली सुबह में एक बार अच्छे से आपको देखना है, थोड़ा सा तो वीडियो है, आप आसानी से इसको देख लोगे और एग्जाम तक आपको प्रॉपर अच्छे से याद हो जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग इसको देख सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर डेफिनेटली कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आई। और ऐसे ही हम आपको पोएट्री सेक्शन का भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पोएट्री के 4 महत्वपूर्ण समरी आपको सारांश बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आपको अगर वो चाहिए तो आप नीचे डेफिनेटली नीचे कमेंट करिए, और आपके लिए हम जल्दी से जल्द अवेलेबल करवा देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।